नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकिया आहूजा है और मैं आपको कक्षा 11 की समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। और बच्चों, इस पुस्तक के हम अपने 5वें अध्याय को प्रारंभ कर चुके थे। 5वें अध्याय का नाम है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ और इस अध्याय के प्रथम भाग को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस अध्याय के दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इस दूसरे भाग का नाम है बहुविध पद्धतियाँ तथा पद्धतियों का चयन। तो समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ पाई जाती हैं। तो उनमें से कुछ पद्धतियों को हम जानेंगे, समझेंगे और किस आधार पर समाजशास्त्री पद्धतियों का चयन करते हैं यह भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि समाजशास्त्र में बहुविध सच्चाइयाँ तथा बहुविध दृष्टिकोण होते हैं, यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि इसमें बहुविध पद्धतियाँ भी हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि हमने जाना कि समाजशास्त्र विषय में कई सारी सच्चाइयाँ, कई सारे दृष्टिकोण स्वीकारे जाते हैं, तो यह बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें बहुविध पद्धतियाँ यानी विभिन्न प्रकार की अलग अलग पद्धतियाँ भी पाई जाती हैं। समाजशास्त्रीय सच्चाई की ओर कोई भी एक रास्ता नहीं जाता। तो वास्तव में समाजशास्त्रीय सच्चाई यानी ऐसे तथ्य जो समाजशास्त्री जानना चाहते हैं, उनकी ओर कोई भी एक ही रास्ता जाता हो ऐसा नहीं है। विभिन्न ऐसे रास्ते हैं जिनके द्वारा समाजशास्त्रीय सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अनेक विधियां हैं जो अधिकतम या न्यूनतम उपयोगी हैं तथा प्रत्येक पद्धति का अपना महत्व तथा कमजोरी होती है। बिल्कुल सत्य है कि अलग अलग जो प्रश्न हैं या अलग अलग समस्याएं हैं अनुसंधान संबंधी, उनको हल करने के लिए कई सारी विधियां हैं और उनमें से कुछ विधियां किसी विशेष प्रश्न के लिए अधिक उपयोगी होती हैं और कुछ विधियां कम उपयोगी होती हैं। और साथ के साथ हर पद्धति का या हर प्रकार की विधि का अपना महत्व भी है और अपनी कुछ कमी या कमजोरी भी होती है। अतः पद्धतियों की श्रेष्ठता या निम्नता के बारे में तर्क करना निरर्थक है और इसी कारण से हम किसी भी एक पद्धति को सर्वथा श्रेष्ठ बताएं ये संभव नहीं है। और वास्तव में ऐसी चर्चा करना ही निरर्थक है कि अमुक पद्धति श्रेष्ठ है, अमुक पद्धति निम्न है, ये नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ किसी समस्या विशेष या प्रश्न विशेष के संदर्भ में ही बताया जा सकता है कि कौन सी विधि वहाँ सबसे अधिक उपयुक्त होगी। यह जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर देने के लिए चयन की गई पद्धति क्या उपयुक्त है। तो बिल्कुल इस संदर्भ में यह जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो भी पूछा जा रहा प्रश्न है उसे उत्तर देने के लिए जिस पद्धति का चयन किया गया है, क्या वो उपयुक्त रूप से उस प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम होगी या नहीं होगी। उदाहरणार्थ, यदि कोई यह जानना चाहे कि क्या अधिकांश भारतीय परिवार अभी तक संयुक्त परिवार हैं, तो इसके लिए जनगणना या सर्वेक्षण श्रेष्ठ पद्धतियाँ होगी। तो यहाँ एक उदाहरण है कि कोई अनुसंधानकर्ता यह जानना चाहता है कि क्या अधिकांश भारतीय परिवार अब भी संयुक्त परिवार हैं, तो यह जानने के लिए या तो जनगणना या फिर सर्वेक्षण श्रेष्ठ पद्धति माने जाएंगे। तथापि यदि कोई व्यक्ति संयुक्त और मूल परिवारों में स्त्रियों की स्थिति की तुलना करना चाहे तो साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन या सहभागी प्रेक्षण उपयुक्त पद्धतियां हो सकती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संयुक्त और मूल परिवारों में क्या स्त्रियों की स्थिति एक समान होती है या अलग अलग होती है, इस प्रकार की तुलना करना चाहता है, तो उसके लिए साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन, इसके अलावा सहभागी प्रेक्षण उपयुक्त पद्धतियां मानी जाएंगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो विशेष प्रकार का अनुसंधान प्रश्न है वह ही निर्धारित करता है कि किस प्रकार की पद्धति अधिक उपयुक्त होगी। समाजशास्त्रियों द्वारा सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों का वर्गीकरण या श्रेणीकरण करने के बहुत से तरीके हैं। तो समाजशास्त्री सामान्यतः जिन विधियों को प्रयोग में लेते हैं उन विभिन्न पद्धतियों या विधियों का वर्गीकरण करने के भी कई सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मात्रात्मक तथा गुणात्मक पद्धतियों में अंतर करना परंपरागत है। तो एक वर्गीकरण का तरीका है कि हम इन पद्धतियों
पद्धतियों को मात्रात्मक पद्धतियों और गुणात्मक पद्धतियों में बांट सकते हैं। पहली पद्धति में गणना की जाती है। यहाँ घटकों को नापा, समानुपात, औसत तथा इसी तरह से अन्य जाता है। तो जो पहली पद्धति है यानी कि मात्रात्मक पद्धतियाँ, इन पद्धतियों में निश्चित ही गणना की जाती है और गणना के साथ साथ ही जो भी घटक सम्मिलित हैं उनका मापन किया जाता है। और मापन के कुछ तरीके हैं, समानुपात ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना और इसी तरह कुछ अन्य गणनाओं को करना। जबकि दूसरी पद्धति अत्यधिक अमूर्त तथा मुश्किल से नापी जाने वाली प्रघटनाओं जैसे कि मनोवृत्तियों, भावनाओं एवं इसी तरह अन्य का अध्ययन करती है। तो जो दूसरी प्रकार की पद्धतियां हैं यानी कि गुणात्मक पद्धतियां, उनकी हम बात करें तो ये जो गुणात्मक पद्धतियां हैं ये अत्यधिक अमूर्त और मुश्किल रूप से जिन्हें नापा जा सकता है ऐसी प्रघटनाएं जैसे कि मनोवृत्तियां या भावनाएं या इसी प्रकार अन्य प्रघटनाएं सिर्फ उनके अध्ययन के लिए ही उपयोग में ली जाती है, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष मापन आसान नहीं होता है। पद्धतियों के बीच का संबंधित अंतर है कि एक वह पद्धति जो प्रेक्षण किए जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन करती है और दूसरी प्रेक्षण न किए जा सकने वाले अर्थों, मूल्यों तथा अन्य व्याख्यात्मक चीज़ों का अध्ययन करती है। तो इन पद्धतियों के बीच का जो संबंधित अंतर है वो स्पष्ट है कि इनमें से एक पद्धति तो जो स्पष्टतः या प्रत्यक्षतः प्रेक्षण किए जाने व्यवहार हैं उनके अध्ययन के लिए उपयोगी है, जबकि जो दूसरी प्रकार की यानी कि गुणात्मक पद्धति है वो ऐसे अर्थों, मूल्यों आदि के प्रेक्षण, जिनका अर्थों, मूल्यों और अन्य व्याख्यात्मक चीज़ों के अध्ययन के लिए उपयोगी है, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष प्रेक्षण किया जाना संभव नहीं होता है। पद्धतियों के वर्गीकरण का अन्य तरीका इनके बीच आंकड़ों के प्रकार के आधार पर अंतर करने का है। तो एक जो अन्य वर्गीकरण है पद्धतियों का वो किस आधार पर है? आंकड़ों का प्रकार। तो विभिन्न पद्धतियों में अलग अलग आंकड़ों के प्रकार उपयोग में लिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस आधार पर पद्धतियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। एक, द्वितीयक या पहले से उपलब्ध आंकड़ों, दस्तावेजों के रूप में या अन्य रिकॉर्डों तथा कलाकृतियों पर निर्भर है। दूसरी वह है जो नए या प्राथमिक आंकड़े बनाती है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि आंकड़ों के आधार पर पद्धतियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं। एक वे पद्धतियाँ जो द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग लेती हैं और एक वे पद्धतियाँ जो प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग लेती हैं। द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं? ऐसे आंकड़े जो कि पहले से ही उपलब्ध होते हैं, जैसे कई दस्तावेज या रिकॉर्ड आदि के रूप में जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन्हीं का उपयोग करना। जबकि प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं? ऐसे आंकड़े जो कि स्वयं अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान इकट्ठा करता है। तो कुछ पद्धतियों में प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग होता है, जबकि अन्य पद्धतियों में द्वितीयक आंकड़े उपयोग में लिए जाते हैं। ऐतिहासिक पद्धतियाँ परंपरागत रूप में भूलेखागारों में पाई जाने वाली द्वितीयक सामग्री पर निर्भर है, जबकि साक्षात्कार से प्रारंभिक आंकड़ों की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ एक उदाहरण है कि ऐतिहासिक पद्धतियाँ जो हैं वो विशेषकर जो भूलेखागारों में विभिन्न प्रकार की द्वितीयक सामग्री उपलब्ध है उसी पर निर्भर रहती है, वहीं से आंकड़े जुटाती हैं। जबकि साक्षात्कार एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कि प्रारंभिक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। इसी तरह अन्य पद्धतियां भी हैं। तो इस प्रकार अन्य पद्धतियों में भी द्वितीयक या प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग होता है। वर्गीकरण का एक अन्य तरीका व्यष्टि तथा समष्टि पद्धतियों को अलग करने का है। वर्गीकरण का एक और तरीका है जिसमें कि पद्धतियों को व्यष्टि तथा समष्टि पद्धतियों के आधार पर अलग अलग किया जाता है। इनमें से पहली पद्धति में सामान्यतः एक अकेला अनुसंधानकर्ता होता है जो छोटे तथा घनिष्ठ परिवेश में कार्य करता है। तो यहाँ पर हम व्यष्टि पद्धतियों की बात करें तो ऐसी पद्धतियाँ जिसमें एक ही अकेला अनुसंधानकर्ता होता है और ये अनुसंधानकर्ता छोटे और घनिष्ठ परिवेश में अपना कार्य करता है। अतः साक्षात्कार तथा सहभागी प्रेक्षण को व्यष्टि पद्धतियाँ माना जाता है। इस आधार पर साक्षात्कार को और उसके अलावा सहभागी प्रेक्षण को हम व्यष्टि पद्धतियों के अंतर्गत रख सकते हैं। समष्टि पद्धतियाँ वे हैं जो
बड़े पैमाने वाले अनुसंधानों जिसमें अधिक संख्या में अन्वेषक तथा उत्तरदाता शामिल होते हैं का समाधान कर सकती हैं। तो समष्टि पद्धतियाँ व्यष्टि पद्धतियों से अलग हैं। ये ऐसी पद्धतियाँ हैं जो बड़े पैमाने वाले अनुसंधानों में उपयोग में आती हैं और ऐसे अनुसंधानों में अन्वेषणकर्ता तो अधिक होते ही हैं, साथ साथ उत्तरदाता भी बहुत सारे होते हैं और इस प्रकार के अनुसंधान का समाधान करने में ये समष्टि पद्धतियाँ सक्षम होती हैं। समष्टि पद्धति का सबसे आम उदाहरण सर्वेक्षण अनुसंधान है। यद्यपि कुछ ऐतिहासिक पद्धतियां भी समष्टि प्रघटनाओं का अध्ययन कर सकती हैं। तो समष्टि पद्धति का सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो तो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण जो अनुसंधान है या सर्वेक्षण पद्धति, वहाँ पर समष्टि पद्धति को आप जान सकते हैं। और कुछ ऐतिहासिक पद्धतियां भी ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर समष्टि प्रकार की पद्धति उपयोग में ली जाती है। वर्गीकरण का ढंग चाहे जो हो, यह याद रखना आवश्यक है कि यह एक परंपरा का विषय है। विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के बीच विभाजक रेखा को ज़्यादा तीक्ष्ण होने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का वर्गीकरण हो, यह याद रखना है कि यह एक परंपरागत विषय है और उसके अलावा अलग अलग प्रकार की जो पद्धतियाँ हैं उनके बीच कोई तीक्ष्ण विभाजन रेखा उपलब्ध नहीं है। और इस कारण यहाँ हमें जानना है कि यद्यपि हम इनका वर्गीकरण करते हैं पर कहीं ना कहीं कोई भी दो पद्धतियों में कुछ समान विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं। प्राय एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना या किसी एक को दूसरी के साथ अनुपूरक की तरह इस्तेमाल करना संभव है। बिल्कुल, यह जब व्यवहार में इन पद्धतियों का उपयोग लिया जाता है या व्यवहारिक रूप से इन्हें उपयोग में लिया जाता है तो देखा जाता है कि एक पद्धति को कभी कभी अनुसंधानकर्ता दूसरी पद्धति में बदल देते हैं और इसके अलावा किसी एक पद्धति के साथ दूसरी पद्धति को अनुपूरक के रूप में उपयोग लेना भी काफ़ी सामान्य बात है। सामान्यतः पद्धति का चयन अनुसंधान के प्रश्नों की प्रकृति, अनुसंधानकर्ता की प्राथमिकताओं तथा समय और या संसाधनों के प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों कि पद्धति का जो चयन है वो किस आधार पर किया जाता है। तो पद्धति का चयन अनुसंधान के प्रश्न की प्रकृति के आधार पर, उसके अलावा अनुसंधानकर्ता की अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर और उसके अलावा समय या संसाधनों की उपलब्धता या हम कहें उनके जो प्रतिबंध हैं उनके आधार पर ही किया जाता है। तो कोई भी अनुसंधानकर्ता जब अपनी पद्धति का चयन करता है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वह चयन कर पाता है। सामाजिक विज्ञान में वर्तमान प्रवृत्ति विभिन्न अनुकूल बिंदुओं से समान अनुसंधान समस्या पर बहुविध पद्धतियों का प्रयोग करना है। तो आज की स्थिति में जो चल रहा है उसकी हम बात करें तो वर्तमान प्रवृत्ति क्या है सामाजिक विज्ञानों में कि विभिन्न अनुकूल बिंदुओं से समान अनुसंधान समस्या पर यानी एक ही अनुसंधान समस्या पर अलग अलग पद्धतियों का अच्छे प्रकार से प्रयोग कर पाना। इसी को कभी कभी त्रिभुजन कहा जाता है, अर्थात किसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं से दोहराना या उसको ठीक तरह से परिभाषित करना। तो इसी चीज़ को यानी एक ही अनुसंधान समस्या को विभिन्न पद्धतियों की सहायता से हल करने की चेष्टा करना, इसी को त्रिभुजन कहा जाता है। और वास्तव में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी एक वस्तु को विभिन्न दिशाओं से दोहराना या उसे ठीक प्रकार से परिभाषित कर पाना। तो त्रिभुजन यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप याद रखेंगे। इस तरीके से एक दूसरे की सहायता के लिए विभिन्न पद्धतियाँ प्रयोग की जा सकती हैं ताकि सिर्फ एक पद्धति के प्रयोग से प्राप्त परिणामों की तुलना में और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त
किए जा सके। तो इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता के साथ किसी भी एक अनुसंधान समस्या के लिए अलग अलग पद्धतियाँ उपयोग में ली जा सकती हैं, ताकि एक पद्धति के प्रयोग से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनकी तुलना में और भी बेहतर परिणाम संयुक्त रूप से प्राप्त किए जा सके। चूँकि समाजशास्त्र की सुस्पष्ट पद्धतियाँ वही होती हैं जिनसे प्रारंभिक आंकड़े प्राप्त करने में सहायता मिलती है, अतः यहाँ इन्हीं की चर्चा की गई। तो आगे हम कुछ पद्धतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन इन पद्धतियों में हम ध्यान रखें कि विशेषकर वे पद्धतियाँ ही होंगी जिनके द्वारा प्राथमिक आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र की सुस्पष्ट पद्धतियाँ ये पद्धतियाँ ही होती हैं और इन पद्धतियों के द्वारा समाजशास्त्री प्राथमिक या नए बिल्कुल अपने लिए अलग प्रकार के आंकड़े इकट्ठे कर पाते हैं। सहभागी प्रेक्षण या अवलोकन। तो अब ऐसी पहली विधि जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सहभागी प्रेक्षण या अवलोकन। समाजशास्त्र में विशेष रूप से सामाजिक मानव विज्ञान में लोकप्रिय सहभागी प्रेक्षण का आशय एक विशेष पद्धति से है जिसके द्वारा समाजशास्त्री उस समाज, संस्कृति तथा उन लोगों के बारे में सीखता है जिनका वह अध्ययन कर रहा होता है। तो बिल्कुल समाजशास्त्र में यह पद्धति सामाजिक प्रेक्षण उपयोग ली जाती है, जो कि वास्तव में सामाजिक मानव विज्ञान में अत्यधिक लोकप्रिय रही है और इसका आशय एक ऐसी विशिष्ट पद्धति से है जिसके अंतर्गत जो समाजशास्त्री या अनुसंधानकर्ता होता है वह उस समाज, संस्कृति और उन लोगों के बारे में अच्छे से सीखता है, जानता है, जिसका कि वह अध्ययन कर रहा होता है। यह पद्धति अन्य पद्धतियों से कई प्रकार से अलग है। तो यह सहभागी प्रेक्षण पद्धति अन्य पद्धतियों से कई तरीकों से अलग है। जानते हैं कैसे। सर्वेक्षणों या साक्षात्कारों जैसी प्रारंभिक आंकड़े एकत्र करने वाली अन्य पद्धतियों के विपरीत क्षेत्रीय कार्य में अनुसंधान के विषय के साथ लंबी अवधि की अंतःक्रिया शामिल होती है। तो सर्वेक्षण और साक्षात्कार जो पद्धतियां हैं इनमें भी प्राथमिक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, परंतु इन पद्धतियों के विपरीत ये जो प्रेक्षण है, सहभागी प्रेक्षण या जिसे हम क्षेत्रीय कार्य कहते हैं, इस विधि में अनुसंधान का जो विषय है उसके साथ लंबी अवधि तक अंतःक्रिया शामिल होती है, जबकि सर्वेक्षण या साक्षात्कारों में यह अंतःक्रिया काफ़ी छोटी होती है। सामान्यतः समाजशास्त्री या सामाजिक मानव विज्ञानी कई महीने, लगभग 1 वर्ष या कभी कभी इससे ज़्यादा भी उन लोगों के बीच उनकी तरह बनकर व्यतीत करते हैं जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है। तो सामान्यतः इस विधि में, कौन सी विधि में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सहभागी प्रेक्षण या सहभागी अवलोकन विधि में क्या किया जाता है, तो जो समाजशास्त्री हैं या सामाजिक मानव विज्ञानी हैं वह कई महीने तक या फिर कई बार 1 वर्ष और कभी कभी इससे भी ज़्यादा समय तक ये उन लोगों के बीच समय व्यतीत करते हैं जिनका कि वे अध्ययन कर रहे होते हैं। बाहरी अर्थात वहाँ का निवासी न होने के कारण मानवविज्ञानी को अपने आप को मूल निवासियों की संस्कृति में उनकी भाषा सीखकर तथा उनके प्रतिदिन के जीवन में निकट से सहभागी बनकर उनमें ही मिलना पड़ता है, ताकि समस्त स्पष्ट तथा अस्पष्ट ज्ञान तथा कौशल को प्राप्त किया जा सके जो कि अंदर के निवासियों के पास होता है। तो बिल्कुल जो समाजशास्त्री ऐसे समाज का अध्ययन करने जाते हैं वे बाहरी होते हैं, यानी उस समाज विशेष का सदस्य नहीं होते हैं, वहाँ का निवासी नहीं होते हैं और इस कारण उन्हें उन मूल निवासियों की संस्कृति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। तो उनकी भाषा सीखते हैं, वे प्रतिदिन के जीवन के उनके जो दैनिक कार्य हैं उन सभी कार्यों को निकट से देखते हैं और उनमें सहभागी भी बनते हैं और इसके साथ साथ उनमें पूरी तरीके से मिल जाते हैं ताकि स्पष्ट तथा अस्पष्ट ज्ञान और कौशल को प्राप्त कर सकें। उस विशेष समाज में जो भी प्रकार की चीज़ें व्याप्त हैं उन सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके जो कि अंदर के निवासियों के पास ही होता है। और वास्तव में यह स्पष्ट अस्पष्ट ज्ञान सिर्फ अंदर के निवासियों के पास ही होता है, इसलिए वह समाजशास्त्री वहाँ लंबे समय तक रहकर इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है।
यद्यपि समाजशास्त्र या मानव विज्ञानी की रुचि कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है, सहभागी प्रेक्षण क्षेत्रीय कार्य का समग्र लक्ष्य समुदाय के जीने के संपूर्ण तरीके सीखना होता है। तो यद्यपि किसी भी समाजशास्त्र की या मानव विज्ञानी की रुचि किसी क्षेत्र विशेष में होती है, लेकिन जो सहभागी प्रेक्षण का क्षेत्रीय कार्य होता है उसके अंतर्गत समग्र लक्ष्य जो रखा जाता है वह समुदाय के जीने के संपूर्ण तरीके को सीख लेना होता है। यानी जिस समुदाय का अध्ययन किया जा रहा है वो किस प्रकार जीते हैं, उनके जीवन शैली को पूरी तरीके से जान लेना होता है। वास्तव में यह एक बच्चे के उदाहरण जैसा है जिसमें समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी से आशा की जाती है कि वह अपने अपनाए गए समुदायों के बारे में प्रत्येक वस्तु ठीक उसी प्रकार संपूर्ण तरीके से सीखे जैसे कि एक छोटा बच्चा संसार के बारे में सीखता है। तो बिल्कुल यहाँ आप देखिए कि इस पूरी पद्धति में जो उदाहरण है वो एक बच्चे का लिया जाता है कि जो समाजशास्त्री उस समुदाय का अध्ययन करने वहाँ रहने जा रहा है अपने क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत, उसे उस समुदाय की प्रत्येक वस्तु को जान लेना होता है, सीख लेना होता है। जिस प्रकार कोई बच्चा जिस समाज में जन्म लेता है धीरे धीरे वह उस समाज की, उस संसार की सभी बातों को जानने लग जाता है। सहभागी प्रेक्षण को प्राय क्षेत्रीय कार्य कहा जाता है। तो यह बिंदु तो आप याद ही रखेंगे कि सहभागी प्रेक्षण को ही अक्सर क्षेत्रीय कार्य भी कहा जाता है। यह शब्द मूलतः वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि जैसे विशेष प्राकृतिक विज्ञानों की देन है। तो यह क्षेत्रीय कार्य जो शब्द है ये वास्तव में प्राकृतिक विज्ञानों जैसे वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, भूविज्ञान आदि विषयों की देन माना जाता है। इन विषयों में वैज्ञानिक केवल प्रयोगशाला में ही कार्य नहीं करते बल्कि उन्हें अपने विषयों जैसे कि चट्टानों, कीटों या पौधों के बारे में जानने के लिए क्षेत्र में भी जाना पड़ता है। तो इन प्राकृतिक विज्ञानों की हम बात करें तो इन विषयों में अध्ययन के दौरान जो वैज्ञानिक हैं वे सिर्फ प्रयोगशाला में ही कार्य नहीं करते हैं बल्कि उन्हें अपने अनुसंधान के लिए चट्टानों, कीटों, पौधों आदि अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है और इन्हें ही वहाँ क्षेत्र माना जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्रीय कार्य। तो बच्चों अब हम सामाजिक मनोविज्ञान में वास्तव में क्षेत्रीय कार्य कैसे किए जाते हैं उसकी एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। एक कठोर वैज्ञानिक पद्धति के रूप में क्षेत्रीय कार्य ने मानव विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो पद्धति है कौन सी, क्षेत्रीय कार्य की पद्धति, क्षेत्रीय कार्य की पद्धति यह एक कठोर वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है और इसी ने वास्तव में मानव विज्ञान को जो सामाजिक विज्ञान है उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करवाया है। आरंभिक मानव विज्ञानी आदिम संस्कृतियों में शौकिया पर उत्साही रुचि रखते थे। तो जो शुरुआती मानव विज्ञानी थे उनकी आदिम संस्कृतियों में बड़ी रुचि थी, लेकिन ये रुचि शौकिया मानी जाती है, लेकिन ये इस दौरान काफ़ी उत्साह प्रदर्शित करते थे। वे किताबी विद्वान थे जिन्होंने दूरस्थ समुदायों के बारे में जिनकी उन्होंने कभी यात्रा नहीं की, यात्रियों, उपदेशकों, औपनिवेशिक प्रशासकों, सिपाहियों तथा उस स्थान पर गए अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखी गई रिपोर्टों तथा विवरणों से उपलब्ध सूचनाओं को इकट्ठा तथा सुव्यवस्थित किया। तो ये जो प्रारंभिक मानव विज्ञानी थे ये वास्तव में किताबी विद्वान थे। किस प्रकार से? क्योंकि इन्होंने जो दूरस्थ समुदाय थे यानी बहुत दूर के समुदाय थे जिनमें वे उत्साह दिखाते थे, उनके अध्ययन में वे रुचि रखते थे लेकिन शौकिया रुचि रखते थे, तो इन्होंने उन समुदायों की कभी यात्रा नहीं की, लेकिन वहाँ जा चुके लोग जैसे कि विभिन्न यात्री, विभिन्न उपदेशक या औपनिवेशिक प्रशासक या सिपाही या अन्य व्यक्ति जो कि उन समुदायों की यात्रा करके आए थे, उन सभी लोगों द्वारा लिखी गई रिपोर्टों या विवरणों को उन्होंने आधार बनाया, उनसे उपलब्ध सूचनाओं को इकट्ठा करके एक व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित किया। उदाहरणार्थ जेम्स फ्रेजर की प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन बॉग
जिसने अनेक आरंभिक मानव विज्ञानियों को प्रेरित किया था, पूरी तरह से ऐसे द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर आधारित थी। तो ये एक उदाहरण है कि जेम्स फ्रेजर की एक प्रसिद्ध पुस्तक रही जिसका नाम था द गोल्डन बॉग, और इस पुस्तक ने कई सारे शुरुआती मानव विज्ञानियों को प्रेरित किया था। क्यों? क्योंकि यह वास्तव में सबसे पहले एक ऐसा कार्य था जिसमें कि द्वितीय श्रेणी के विवरणों को प्रस्तुत किया गया विभिन्न आदिम समुदायों के बारे में। इसी तरह एमिल दुर्खिम का आदिम धर्म पर किया गया कार्य भी द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर आधारित था। तो इसी प्रकार से दुर्खिम का जो आदिम धर्म पर किया गया कार्य था वह भी पूरी तरीके से द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर यानी कि द्वितीयक आंकड़ों पर ही आधारित था। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के पहले दशक में बहुत से आरंभिक मानव विज्ञानियों ने, जिनमें कुछ व्यक्ति पेशे से प्रकृति वैज्ञानिक थे, जनजातीय भाषाओं, प्रथाओं, अनुष्ठानों तथा आस्थाओं का व्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण आरंभ किया। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कई सारे मानव विज्ञानियों ने अपना कार्य प्रारंभ किया, और इन मानव विज्ञानियों में से वास्तव में कुछ जो थे वो पेशे से प्राकृतिक विज्ञानी थे या प्रकृति वैज्ञानिक थे, और इन लोगों ने ही वास्तव में कई सारी जनजातियों की भाषा, प्रथा, अनुष्ठानों और आस्थाओं का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया था। दूसरी श्रेणी के विवरणों पर निर्भरता को अविश्वसनीय माना जाने लगा तथा स्वयं किए गए कार्यों से प्राप्त श्रेष्ठ परिणामों ने इस बढ़ते हुए पूर्वाग्रह को स्थापित होने में सहायता की। और उसी दौरान जो दूसरी श्रेणी के विवरण थे या द्वितीयक आंकड़े थे, इन पर निर्भरता को अविश्वसनीय करार दे दिया गया, और साथ के साथ स्वयं जाकर किए गए कार्य से प्राप्त आंकड़ों को श्रेष्ठ माना गया। और इस प्रकार ये जो द्वितीयक श्रेणी के विवरण थे, इन पर पूर्वाग्रह पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की तथा क्षेत्रीय कार्य की खोज। अब क्षेत्रीय कार्य के संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की। तो मेलिनोव्स्की और इनके कार्य की अब हम चर्चा करते हैं। हालांकि वह पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया था। अन्य विद्वानों द्वारा विश्व भर में इसे विभिन्न रूपों में जांचा जा चुका था। ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की पोलैंड के मानव विज्ञानी थे जो ब्रिटेन में बसे हुए थे। तो जब हम बात करते हैं मेलिनोव्स्की की, तो यद्यपि वे पहले व्यक्ति तो नहीं थे जिन्होंने इस क्षेत्रीय कार्य की पद्धति का प्रयोग किया था, क्योंकि अन्य विद्वानों द्वारा विश्व भर में अलग अलग रूपों में यह पद्धति शुरू की जा चुकी थी या अपनाई जा चुकी थी। तो मेलिनोव्स्की की हम बात करें तो ये पोलैंड के रहने वाले थे, और ये एक मानव विज्ञानी थे। तो जन्म इनका पोलैंड का था, लेकिन ये कहाँ आके बसे थे? ब्रिटेन में आके बस चुके थे। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि उन्होंने क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान की एक विशेष पद्धति के रूप में स्थापित किया। तो यह माना जाता है कि इस क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान की एक विशेष पद्धति के रूप में स्थापित करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। सन 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के समय वह ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर थे, जो कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग था। तो यदि हम इनकी बात कर रहे हैं तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि सन 1914 में जब यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो उस समय पर वे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक भाग हुआ करता था। क्योंकि युद्ध में पोलैंड जर्मनी के साथ था, इसे ब्रिटेन द्वारा शत्रु घोषित किया गया था तथा पोलैंड का नागरिक होने के कारण मेलिनोव्स्की तकनीकी रूप से शत्रु देश का निवासी बन गए। बिल्कुल युद्ध में पोलैंड जो था वो जर्मनी के साथ था, और इस कारण ब्रिटेन द्वारा उसे शत्रु देश घोषित किया गया था, और पोलैंड का नागरिक होने के कारण जो मेलिनोव्स्की थे वे तकनीकी रूप से शत्रु देश के निवासी बन चुके थे। वास्तव में वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक सम्मानित
प्रोफेसर थे तथा ब्रिटिश तथा ऑस्ट्रेलिया के सत्ताधारियों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि इन्होंने यानी मेलिनोव्स्की ने जो कार्य किया था वो इस संबंध में महत्वपूर्ण था कि वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर थे और इसी कारण से ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया के जो भी वहाँ के सत्ताधारी थे उनके साथ मेलिनोव्स्की के काफ़ी अच्छे संबंध रहे थे। परंतु तकनीकी रूप से शत्रु देश का निवासी होने के कारण कानून के अनुसार उनका एक विशेष जगह में ही सीमित या नज़रबंद रहना ज़रूरी था। लेकिन तकनीकी रूप से क्योंकि पोलैंड ब्रिटेन का शत्रु देश था और मेलिनोव्स्की शत्रु देश के निवासी थे, तो इस लिहाज से कानून के अनुसार उनका एक निश्चित जगह पर बंद रहना या नज़रबंद रहना आवश्यक था। मेलिनोव्स्की अपने मानव वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऑस्ट्रेलिया की अनेक जगहों तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर के द्वीपों की यात्रा करना चाहते थे। मेलिनोव्स्की वास्तव में अपने अनुसंधान कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया की कई सारी जगहों और दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों की स्वयं यात्रा करना चाहते थे। अतः उन्होंने सत्ताधारियों से अनुरोध किया कि उनकी नज़रबंदी दक्षिणी प्रशांत के टॉबरियान द्वीपों में करने की अनुमति दी जाए और इसी कारण इन्होंने उन सत्ताधारियों से यानी ब्रिटेन के ऑस्ट्रेलिया के सत्ताधारियों से यह अनुरोध किया या उनसे कहा कि वे दक्षिणी प्रशांत के जो टॉबरियान द्वीप हैं उन टॉबरियान द्वीपों में उन्हें नज़रबंद करके रख पाएँ तो बेहतर रहे, जो कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया के कब्ज़े में थे। और ये जो टॉबरियान द्वीप समूह थे ये ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया के ही कब्ज़े में हुआ करते थे। इस पर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सहमति प्रदान कर दी तथा उनकी यात्रा के लिए वित्त पोषण भी दिया तथा मेलिनोव्स्की ने टॉबरियान द्वीपों में 1.5 वर्ष व्यतीत किया और ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में क्योंकि ये द्वीप थे इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तुरंत ही इसकी सहमति प्रदान कर दी और यहाँ तक कि उनकी यात्रा के लिए वित्त पोषण भी सरकार द्वारा किया गया और इस प्रकार मेलिनोव्स्की टॉबरियान द्वीप समूह जाकर लगभग 1.5 वर्ष तक वहाँ पर रहे। वह वहाँ के मूल गांवों में एक तंबू में रहे, स्थानीय भाषा सीखी तथा उनकी संस्कृति के बारे में सीखने के लिए वहाँ के मूल निवासियों के साथ गहन अंतर्क्रिया की। तो मेलिनोव्स्की ने वहाँ जाकर क्या क्या किया, वे वहाँ के जो मूल गांव के लोग थे जो तंबू में रहते थे उन्हीं के समान वे तंबुओं में रहे, स्थानीय भाषा भी इन्होंने सीखी और इसके साथ साथ उनकी संस्कृति के बारे में अच्छे से सीखने के लिए जानने के लिए उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों के साथ गहन प्रकार की अंतर्क्रिया करना भी प्रारंभ की। उन्होंने अपने प्रेक्षणों का सावधानी पूर्वक विस्तृत रिकॉर्ड रखा तथा दैनिक डायरी भी बनाई। मेलिनोव्स्की ने वहाँ पर जो कुछ भी प्रेक्षण किए उनका सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखा और साथ के साथ उन्होंने एक दैनिक डायरी लिखना भी शुरू किया। बाद में इन्होंने इन क्षेत्रीय टिप्पणियों तथा डायरियों के आधार पर टॉबरियान संस्कृति पर किताब लिखी और वहाँ से आने के बाद ही मेलिनोव्स्की ने अपनी इन क्षेत्रीय टिप्पणियों और डायरियों के आधार पर ही टॉबरियान संस्कृति पर एक पुस्तक लिखी। ये पुस्तकें शीघ्र लोकप्रिय हो गई तथा आज भी इन्हें क्लासिक्स माना जाता है और ये जो पुस्तकें थी ये काफ़ी लोकप्रिय हो गई और आज भी इन्हें क्षेत्रीय कार्य के क्षेत्र में क्लासिक्स माना जाता है। उनके टॉबरियान अनुभव से पहले भी मेलिनोव्स्की ने विश्वास व्यक्त किया था कि मानव विज्ञान का भविष्य मानव विज्ञान तथा मूल संस्कृति के बीच बिना किसी मध्यस्थ के सीधी अंतर्क्रिया पर आधारित है। वह मानते थे कि यह विषय तब तक प्रतिभा संपन्न शौक की स्थिति से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि इसके अभ्यासकर्ता भाषा को गहनता से सीखकर स्वयं व्यवस्थित ढंग से प्रेक्षण करने का कार्य नहीं करेंगे। तो मेलिनोव्स्की जब टॉबरियान द्वीप समूहों में रहने गए, वहां जाके क्षेत्रीय कार्य किया, उससे पहले भी उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया था कि मानव विज्ञान का भविष्य वास्तव में मूल संस्कृतियों के और मानव विज्ञानियों के बीच की इस खाई को पाट
बांटने पर ही निर्भर करता है, और जब तक बिना किसी मध्यस्थ के प्रत्यक्ष अंतःक्रिया नहीं होगी किसी भी समुदाय विशेष से, तब तक यह विषय आगे नहीं बढ़ेगा। तो उनका मानना था कि यह विषय तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, एक शौक की स्थिति के रूप में ही रहेगा, जब तक कि इसके अभ्यासकर्ता भाषा को गहनता से सीख करके और व्यवस्थित ढंग से किसी विशेष समुदाय का प्रेक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। यह प्रेक्षण अनुसंधान के विषय क्षेत्र में ही करना होगा, अर्थात यह प्रेक्षण करने के लिए मानव विज्ञानी को इस उद्देश्य हेतु कस्बे या बाहर बुलाए गए मूल निवासियों के साक्षात्कार के स्थान पर स्थानीय लोगों के बीच रहना होगा तथा वहाँ के जीवन को देखना होगा जिस प्रकार वह घटित होता है। तो बिल्कुल मेलिनोव्स्की ने अपने विचार व्यक्त किए थे कि ये जो प्रेक्षण है ये अनुसंधान के विषय क्षेत्र में ही जाकर करना होगा, क्योंकि यदि ये प्रेक्षण करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो कि कस्बे से कुछ समय के लिए बाहर आया है, जो है वहाँ का मूल निवासी, लेकिन हम उसके साक्षात्कार किसी दूसरी जगह पर ले रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। इसके बजाय वो मानते थे कि मानव विज्ञानी को जाकर स्थानीय लोगों के बीच में रहना होगा और वहाँ के जीवन को देखना होगा कि किस प्रकार वहाँ पर विभिन्न प्रघटनाएं घटित होती हैं। दुभाषीय के प्रयोग से भी बचना होगा। यह तभी संभव है जब मानव विज्ञानी मूल निवासियों से स्वयं सीधे बातचीत करें। उन्होंने ये भी कहा कि दुभाषीय के प्रयोग से भी मानव विज्ञानियों को बचना होगा, और यह सभी तभी संभव है जब स्वयं मानव विज्ञानी मूल निवासियों से अंतःक्रिया कर पाएं, उनसे बातचीत कर पाएं। तभी उनकी संस्कृति के बारे में सही तथा प्रामाणिक सूचना प्राप्त हो सकती है। ऐसा करने पर ही उन मूल निवासियों की संस्कृति के बारे में बिल्कुल सही और प्रामाणिक प्रकार की सूचना प्राप्त हो सकती है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी प्रभावी स्थिति तथा टोब्रियान में उनके कार्य की ख्याति से मेलिनोव्स्की को मानव विज्ञान के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में क्षेत्रीय कार्य को संस्थापक रूप में इसका एक अनिवार्य हिस्सा बनाने के अभियान में सहायता प्राप्त हुई। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो उनकी प्रभावी स्थिति थी और उसके अलावा टोब्रियान में जो उन्होंने कार्य किया उससे उन्हें काफ़ी अधिक ख्याति प्राप्त हुई, और इसी के कारण मेलिनोव्स्की द्वारा जो मानव विज्ञान के विद्यार्थी थे उनके प्रशिक्षण कार्य में क्षेत्रीय कार्य को वास्तव में एक अनिवार्य हिस्सा बनाने के लिए जो उनने योगदान दिया उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने ही वास्तव में यह कार्य किया कि जो भी मानव विज्ञान के छात्र होंगे वे अपने अनुसंधान कार्यों के अंतर्गत, अपने प्रशिक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य अनिवार्य रूप से करेंगे। इसने विषय को एक कठोर विज्ञान जो विद्वतापूर्ण इज्जत का हकदार है की तरह स्वीकृति मिलने में सहायता की, और मेलिनोव्स्की के इसी योगदान के कारण जो मानव विज्ञान विषय है उसे एक कठोर विषय या कठोर विज्ञान के रूप में जो एक विषय को इज्जत प्राप्त होनी चाहिए, जो मानव विज्ञान जिसका हकदार था, वह इज्जत दिलाने में सहायता की। सन 1920 से सहभागी प्रेक्षण या क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान के प्रशिक्षण और मुख्य पद्धति जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है का एक अनिवार्य हिस्सा माने जाने लगा। और इसी के साथ 1920 से सहभागी प्रेक्षण या क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान के प्रशिक्षण और मुख्य पद्धति के रूप में स्वीकारा जाने लगा और इसे एक अनिवार्य हिस्सा भी माना जाने लगा। लगभग सभी प्रभावशाली विद्वानों ने अपने क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रीय कार्य किए हैं, और लगभग सभी प्रभावशाली विद्वान या जो भी प्रसिद्ध मानव विज्ञानी हुए उन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के क्षेत्रीय कार्य अवश्य किए हैं। वास्तव में बहुत से समुदाय या भौगोलिक स्थान क्षेत्रीय कार्य के प्रतिष्ठित उदाहरणों से संबंधित होने के कारण विषय में लोकप्रिय बन गए। कई से
कई सारे ऐसे समुदाय या भौगोलिक स्थान थे जो कि वास्तव में क्षेत्रीय कार्य के प्रतिष्ठित उदाहरणों से संबंधित होने के कारण ही काफ़ी अधिक प्रसिद्ध हो गए थे। वास्तव में सामाजिक मानवविज्ञानी क्षेत्रीय कार्य करते समय क्या करता है? तो वास्तव में जब सामाजिक मानवविज्ञानी क्षेत्रीय कार्य करने जाता है तब वह क्या करता है? तो अभी हमने यद्यपि जाना जो मैलिनोव्स्की ने जाकर के किया वही सब एक मानवविज्ञानी करता है। सामान्यतः वह समुदाय जिसका वह अध्ययन करता है कि जनगणना कर कार्य प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले वहां जाकर वह उस समुदाय की जनगणना करता है और अपना कार्य प्रारंभ करता है। इसमें समुदाय में रह रहे सभी लोगों के बारे में विस्तृत सूची जिसमें उनके लिंग, आयु, वर्ग तथा परिवार जैसी सूचना भी है बनाना शामिल है। तो इसके अंतर्गत समुदाय में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के बारे में एक विस्तृत सूची तैयार की जाती है जिसके अंतर्गत उनके लिंग, आयु, वर्ग, परिवार जैसी सभी सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ गांव या रहने की जगह का भौतिक रूप से नक्शा बनाने का प्रयास भी किया जा सकता है जिसमें घरों तथा सामाजिक तौर पर संबंधित अन्य जगहों की स्थिति भी शामिल होती है। तो इस जनगणना के कार्य के साथ साथ ही जो गांव है या रहने की जगह है वहाँ का एक भौतिक रूप से नक्शा बनाने का प्रयास भी सामाजिक मानवविज्ञानी करते हैं और इसके अंतर्गत घरों को उस नक्शे पर चिन्हित किया जाता है और इसके अलावा जो भी सामाजिक रूप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जगहें हैं उन्हें भी चिन्हित किया जाता है। अपने क्षेत्रीय कार्य की प्रारंभिक अवस्था में मानवविज्ञानियों द्वारा प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है समुदाय की वंशावली बनाना। तो क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत जो प्रारंभिक अवस्था में कार्य किए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक तकनीक मानी जाती है वो है समुदाय की एक वंशावली तैयार करना। यह जनगणना द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित हो सकती है परंतु इसका आगे विस्तार होता है क्योंकि इसके आधार पर प्रत्येक सदस्य का वंश वृक्ष बनाना तथा जहाँ तक संभव हो सके वंश वृक्ष का पीछे की तरफ विस्तार करना शामिल होता है। तो ये जो वंशावली की शुरुआत है ये जनगणना से प्राप्त सूचना पर की जाती है और इसका लेकिन आगे तक भी विस्तार किया जाता है क्योंकि इसी के आधार पर हर सदस्य का वंश वृक्ष तैयार किया जाता है और जहाँ तक संभव हो सके उस वंश वृक्ष का पिछली पीढ़ियों की तरफ यानी पीछे की ओर ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी भी परिवार या घर के मुखिया से उसके रिश्तेदारों, उसकी अपनी पीढ़ी में भाइयों बहनों तथा चचेरे भाई बहनों के बारे में, तत्पश्चात उसके माता पिता की पीढ़ी में उनके पिता माता, उनके भाइयों बहनों आदि के बारे में, इसके बाद परदादा दादी तथा उनके भाइयों बहनों के बारे में और आगे इसी तरह से पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल ये उदाहरण आप याद रखेंगे कि किसी भी परिवार का जो मुखिया होता है उसे उसके रिश्तेदारों के बारे में यानी उसकी अपनी पीढ़ी में उसके भाई बहन, उसके चचेरे भाई बहन आदि के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद उसकी जो उससे जस्ट बाद की पीढ़ी है यानी उससे पहले की पीढ़ी जो है माता पिता की पीढ़ी, उसमें उसके माता पिता के बारे में, उनके भाइयों बहनों आदि के बारे में जानकारी जुटाई जाती है और उसके बाद उससे भी पिछली पीढ़ी यानी कि परदादा दादी वाली जो पीढ़ी है उनके भाइयों बहनों के बारे में, उनके जो भी अन्य संबंधित रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी सूचनाएं जुटाई जाती हैं। यह कार्य उतनी पीढ़ियों तक के लिए किया जा सकता है जितना व्यक्ति याद रख सकता है। तो वंशावली का यह कार्य उतनी पीढ़ियों तक के लिए किया जाता है जितना कि कोई व्यक्ति याद रख सकता है। किसी एक व्यक्ति से प्राप्त सूचना की जांच अन्य संबंधियों से वही प्रश्न पूछकर की जा सकती है तथा पुष्टि होने के बाद एक विस्तृत वंश वृक्ष बनाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति से जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वे सही हैं या नहीं इसकी जांच अन्य जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे वही प्रश्न पूछ करके की जा सकती हैं और यदि पुष्टि हो जाती है तो उसके बाद एक विस्तृत वंश वृक्ष को तैयार किया
जा सकता है। यह अभ्यास सामाजिक मनोविज्ञानियों को समुदाय की नातेदारी व्यवस्था को समझने में सहायता करता है। तो यह जो वंशावली और वंश वृक्ष बनाने का अभ्यास है, ये वास्तव में सभी सामाजिक मनोविज्ञानियों को उनकी या उस समुदाय की जो नातेदारी व्यवस्था है उसको समझने में अत्यधिक सहायक होता है। साथ ही किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न संबंधी किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं तथा इन संबंधों को कैसे बनाए रखा जाता था, इसका पता चलता है। इसके साथ साथ ही यह भी पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार के संबंधी किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं और किस प्रकार से इन संबंधों को पुराने ज़माने से बनाया रखा जाता था, इस बारे में भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। एक वंशावली मानव विज्ञानी को समुदाय की संरचना के बारे में जानने में सहायता करती है तथा व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें लोगों से मिलने तथा समुदाय की जीवन शैली में घुलने मिलने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार की जो एक वंशावली है, यह मानव विज्ञानी को किसी भी समुदाय विशेष की संरचना को समझने में सहायता करती है। और साथ के साथ व्यवहारिक दृष्टि से हम बात करें तो व्यवहारिक दृष्टि से लोगों से मिलने तथा किसी समुदाय की जीवन शैली में अच्छे से घुलने मिलने में भी उस मानव विज्ञानी की सहायता हो जाती है। इस आधार पर चलकर मानव विज्ञानी लगातार समुदाय की भाषा सीखता है और इसी आधार पर चलकर वो मानव विज्ञानी लगातार उस समुदाय विशेष की भाषा सीखता जाता है। वह समुदाय के जीवन का परीक्षण करता है तथा एक विस्तृत नोट तैयार करता है जिसमें सामुदायिक जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख होता है। और इसी वंशावली और वंश वृक्ष के आधार पर वह समुदाय के जीवन का परीक्षण भी करता जाता है, एक विस्तृत नोट तैयार करता है उस समुदाय के बारे में जिसमें सामुदायिक जीवन के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उन सभी का उल्लेख सम्मिलित किया जाता है। मानव विज्ञानियों की रुचि विशेष रूप से त्योहारों, धार्मिक या अन्य सामूहिक घटनाओं, आजीविका के साधनों, पारिवारिक संबंधों, बच्चों के पालन पोषण के साधनों जैसे प्रसंगों में होती है। तो मानव विज्ञानियों की जो रुचि होती है इस दौरान वो विशेष रूप से विभिन्न त्योहारों, धार्मिक या अन्य जो सामूहिक प्रकार के कार्यक्रम हैं या घटनाएं हैं उनमें, आजीविका के साधनों में, पारिवारिक संबंधों में और बच्चों के पालन पोषण के साधनों में अधिक होती है। इन संस्थाओं और व्यवहारों के बारे में जानने के लिए मानव विज्ञानी को उन वस्तुओं के बारे में अंतहीन प्रश्न पूछने पड़ते हैं जिन्हें समुदाय के सदस्य कोई महत्व नहीं देते। तो इन सभी संस्थाओं और सामाजिक व्यवहारों के बारे में जानने के लिए मानव विज्ञानी को ऐसी सभी वस्तुओं के बारे में कई सारे अंतहीन प्रश्न पूछने पड़ते हैं और ऐसी बातों को वास्तव में उस समुदाय के सदस्य कोई महत्व अपने आप में नहीं देते हैं। इस भावना के तहत मानव विज्ञानी को एक बच्चे की तरह होना चाहिए तथा हमेशा क्यों, क्या एवं अन्य प्रश्न पूछते रहना चाहिए। तो इस कारण से एक मानव विज्ञानी को बिल्कुल एक बच्चे की तरह होना चाहिए और हमेशा ही क्यों, क्या और ऐसे अन्य प्रश्न पूछने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए मानव विज्ञानी अधिकांश सूचना हेतु एक या दो व्यक्तियों पर निर्भर होता है और इस कार्य के लिए वास्तव में जो मानव विज्ञानी होता है वो अधिकांश सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक या दो व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। ऐसे व्यक्तियों को सूचनादाता या मुख्य सूचनादाता कहा जाता है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें सूचनादाता या मुख्य सूचनादाता का नाम दिया जाता है। इनके लिए प्रारंभिक दिनों में मूल सूचनादाता शब्द का भी प्रयोग किया जाता था और ऐसे व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय कार्य के प्रारंभिक दिनों में मूल सूचनादाता शब्द भी उपयोग लिया जाता था। सूचनादाता मानव विज्ञानी के लिए अध्यापक का काम करते हैं तथा
मानव विज्ञानी अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं। तो ये जो सूचनादाता होते हैं ये मानव विज्ञानी के लिए एक अध्यापक का काम करते हैं और साथ ही मानव विज्ञानीय अनुसंधान की जो पूरी प्रक्रिया है इस संपूर्ण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं। इसी तरह से क्षेत्रीय कार्य के दौरान मानव विज्ञानी द्वारा बनाए गए विस्तृत क्षेत्रीय नोट भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सूचनादाताओं की तरह ही क्षेत्रीय कार्य के दौरान जो नोट लिखे जाते हैं वो नोट भी उस क्षेत्रीय कार्य को समझने के लिए या उस समुदाय विशेष को जानने के लिए बिल्कुल बराबर का महत्व रखते हैं। इनको प्रतिदिन बिना किसी त्रुटि के लिखा जाना चाहिए तथा ये एक दैनिक डायरी का रूप भी ले सकते हैं या इनके साथ एक दैनिक डायरी भी लिखी जा सकती है। तो ये जो नोट लिखे जाते हैं सामाजिक मानव विज्ञानी द्वारा इन्हें बिना किसी त्रुटि के अवश्य लिखा जाना चाहिए और ये एक दैनिक डायरी का रूप भी ले सकते हैं या फिर इन नोट के अलावा उस सामाजिक मानव विज्ञानी को एक दैनिक डायरी भी लिखी जा सकती है उसके द्वारा, ताकि वह अपने कार्य के लिए और अधिक आंकड़ों को इकट्ठा कर पाए। तो बच्चों आज हमने हमारे अध्याय 5 के इस दूसरे भाग में जो बहुविध पद्धतियां हैं उनमें से एक खास पद्धति यानी सहभागी प्रेक्षण की पद्धति को पढ़ना प्रारंभ किया और सामाजिक मानव विज्ञान में किस प्रकार से सहभागी प्रेक्षण की शुरुआत हुई और इसे कैसे किया जाता है ये सारी चर्चा हमने आज की। और इसी प्रकार हम अपने अध्याय के अगले भाग में भी इन पद्धतियों को जानना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।